Hello friends, myself DNK. Today we are going to discuss our next phylum of kingdom Animalia. It is Coelenterata. Coelenterata also called Cnidaria. Coelenterata को ही Cnidaria कहा गया है. First of all, what is the meaning of term Coelenterata? Coelenterata meaning the presence of a specific cavity called coelentron. ऐसे कोई भी एनिमल्स जिनके बॉडी में सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम सिलेंटेरेटा कहते हैं. सिलेंटेरेटा यानी कि प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन. Now the other name of cavity coelentron, it is gastrovascular cavity. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा गया है सिलेंट्रॉन कैविटी को. तो इसका मीनिंग क्या होता है जरा समझते हैं. गैस्ट्रो का मतलब है वो कैविटी जिसमें डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है, वो साइट जहाँ पे डाइजेशन होता है. तो ये वो कैविटी है जिसमें डाइजेशन होता है. वेस्कुलर का मतलब है इट परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन. तो ऐसी कैविटी जिसके अंदर डाइजेशन भी परफॉर्म किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म किया जाता है, उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करना, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना एक्सेट्रा, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में आती है. नाउ इसके बाद में अब देखिए, अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर्स देखें सिलेंटेरेटा का तो हमको कैसे समझ में आया. देखिए दो तरह की यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक तो होता है फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज होती है जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मेड्यूसा बोलते हैं, मेड्यूसा स्टेज कहते हैं. मेड्यूसा ये जो होती है ये कैसी होती है, फ्री फ्लोटिंग होती है. यानी फ्री फ्लोटिंग यानी कि हमेशा तैरती रहती है और ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है. मेड्यूसा स्टेज. ठीक है. दूसरी जो स्पीसीज होती है वो सेसाइल होती है, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करती. इनको हम बोलते हैं पॉलिप. ये कैसी होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है. अम्ब्रेला शेप नहीं कह सकते इसको, हम सिलेंड्रिकल कह सकते हैं. तो दो तरह की बॉडी स्टेजेस प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेटा फाइलम के मेंबर्स के अंदर, मेड्यूसा या पॉलिप, या फिर दोनों ही हो सकती है. इसके बारे में हम बाद में इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. अब देखिए, चाहे वो मेड्यूसा स्टेज हो चाहे वो पॉलिप स्टेज हो, दोनों ही स्टेज में सिलेंट्रॉन प्रेजेंट है. सिलेंट्रॉन वो कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पर भी प्रेजेंट है और पॉलिप स्टेज में भी प्रेजेंट है. तो सिलेंट्रॉन का प्रेजेंस होना एक मार्कर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम सिलेंटेरेटा का. अब सिलेंटेरेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक ही ओपनिंग होती है. इस ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं. द ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ. ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज कॉल्ड माउथ. बट यहाँ पे माउथ जो है ये दोनों तरीके से काम करता है. माउथ का काम भी करता है और एनस का काम भी करता है, लेकिन इसको कहते हम माउथ है. ठीक है ना. आपको इसको मार्क कैसे करना, लेबल करना, तो क्या बोल लिखना है आपको, माउथ ही लिखना है. तो द कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एज वेल एज फॉर एनस इज फाउंड इन सिलेंटेरेटा. तो अब देखिए कि एक ही ओपनिंग है, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, उस वाटर के साथ में जो ये टेंटेकल से पकड़ के जो फूड वगैरह उसको भी इसी रूट से बॉडी के अंदर लेगा. ठीक है. तो अब ये जो फूड यहाँ से एंटर करेगा उसका क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में. डाइजेशन होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस इसी तरीके से बाहर, इसी ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा. तो एक कॉमन ओपनिंग है विच एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस. दोनों के लिए एक ही ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है.
ठीक है। अब सिलेंटेरेटा के जो मेंबर्स है इनका एक और यहाँ पे फीचर है कि टेंटेकल्स प्रेजेंट है। ये टेंटेकल्स मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, टेंटेकल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, टेंटेकल्स यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल्स ये भी सिलेंटेरेटा के सारे एनिमल्स में मिलता है। अब सिलेंटेरेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। पहला नाम है सिलेंटेरेटा यानी कि प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन। दूसरा नाम है निडेरिया। निडेरिया क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। निडोब्लास्ट को ही निडोसाइट्स कहा गया है। और ये जो सेल्स होती है ये कहाँ प्रेजेंट है? टेंटेकल्स की सरफेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। टेंटेकल्स की सरफेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में निडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। रेस्ट ऑफ द बॉडी सरफेस पे भी प्रेजेंट होती है, लेकिन टेंटेकल्स के कंपैरिजन में कम, ठीक है। ये निडोब्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इस फाइलम का नाम आया है निडेरिया। अदर नेम क्या आ गया? निडेरिया, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। निडोब्लास्ट के अंदर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। निडोब्लास्ट जो सेल है, इस सेल के अंदर एक कैप्सूल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट या स्टिगिंग कैप्सूल। स्टिगिंग का मतलब होता है किसी को स्टिंग करना। स्टिंग जैसे बिच्छू जो होता है वो क्या डंक मारता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिंग। तो ये एक तरह से उसी तरीके का कुछ काम करता है। तो ये जो इसके यहाँ पे देखिए ये थ्रेड ट्यूब है, इस निमेटोसिस्ट की थ्रेड ट्यूब है। तो ये प्रे के बॉडी के अंदर जाके ऐसे उसको स्टिंग कर देगा, उसके अंदर घुस जाएगा और जैसे बिच्छू डंक मारता है उसी तरीके से। और वहाँ पे ये कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करता है जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे होता है वो अधमरा हो जाता है, घायल हो जाता है। और फिर उस प्रे को पकड़ के ये अपनी बॉडी के अंदर, अपने माउथ से बॉडी के अंदर ले लेगी टेंटेकल्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? इस कैप्सूल को स्टिगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट बोला गया। ये NCERT की टर्मिनोलॉजी, अपने NCERT सिलेबस में ये टर्मिनोलॉजी दी हुई है निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट क्या है? एक कैप्सूल है, स्टिगिंग कैप्सूल है जो निडोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब निडोब्लास्ट के फंक्शन क्या क्या है, इसकी पोजीशन क्या? देखिए निडोब्लास्ट जो होती है एपिडर्मल पोजीशन होती है। एपिडर्मल पोजीशन यानी कि बाहर की तरफ, जो अभी बॉडी सरफेस की बात करें, मान लेते हैं कि ये सिलेंटेरेटा है और ये इसकी बॉडी कैविटी है, ये मतलब बॉडी वॉल मान लेता हूँ। ये मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ, मान लेते हैं कि इसकी बॉडी वॉल है, ठीक है। तो अब ये निमेटोसिस्ट की पोजीशन का किस तरफ होगी? निमेटोसिस्ट की पोजीशन बाहर की तरफ, यहाँ पर इस सरफेस पे है, ठीक है ना। यहाँ पर इस बॉडी पे, इस सरफेस के ऊपर ये लगी हुई है चारों तरफ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अंदर की तरफ नहीं है, कहने का मतलब अंदर की तरफ निडोब्लास्ट नहीं है। तो ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। तो अब ये एपिडर्मल इसकी पोजीशन, निडोब्लास्ट की पोजीशन क्या है? टेंटेकल्स पे प्रेजेंट है, बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिडर्मस में। फंक्शन क्या है इसका? एंकरिंग करना, किसी सरफेस के ऊपर चिपकना को हम क्या बोल सकते हैं? एंकरिंग कह सकते हैं। तो एंकरिंग का ये काम करता है। प्रे को कैच करता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे यानी कि शिकार को कैच करने का काम करता है। डिफेंस का काम करता है, बड़े एनिमल्स से बचने का भी काम करता है। बड़े एनिमल्स कोई उसको खाने के लिए आ रहा है तो उसको ये निमेटोसिस्ट जो है निडोब्लास्ट, इसकी हेल्प से उस एनिमल पे अटैक करेगा, जिससे और हिप्नोटॉक्सिन छोड़ेगा, जिसकी वजह से वो एनिमल थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएगा और वो वहाँ से ये भागने में सक्सेस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे NCERT में जो निडोब्लास्ट का डायग्राम दिया हुआ है वो ये वाला डायग्राम है। अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम दिया है? थ्रेड ट्यूब, ठीक है।
नीडोब्लास्ट भी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन हम एक कॉमन नीडोब्लास्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो थ्रेड ट्यूब प्रेजेंट है। एक ये ऑरेंज कलर का कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही निमेटोसिस्ट है। ये निमेटोसिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी सब यहाँ पे देखिए, जैसे ये सपोर्टिंग फाइब्रिल्स, इनको क्या बोलेंगे, छोटे छोटे पतले पतले तार जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग फाइब्रिल्स। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लेसो। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साफ्ट कहते हैं। साफ्ट यानी कि वह स्ट्रक्चर जिसके साथ में थ्रेड ट्यूब अटैच है, साफ्ट। और यहाँ पर जो है ये ओपेरकुलम है। ओपेरकुलम या इसको हम कैसे कहते हैं, एक कवर जैसा स्ट्रक्चर जो नीडोब्लास्ट डिस्चार्ज नहीं हुई तब तक उसको ढक के रखता है। इस साफ्ट अंदर की तरफ रहता है और ये थ्रेड भी अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ ही रहता है। जैसे ही किसी प्रे के कांटेक्ट में आता है या इस सिलेंटेरेटा को उस नीडोब्लास्ट का यूज करना है, तो ये ओपेरकुलम ओपन हो जाएगा, कवर ओपन हो जाएगा, साफ्ट एकदम से झटके के साथ में बाहर निकलेगा और थ्रेड भी बाहर निकलेगा और उस प्रे के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे ये लेसो है, इसका जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेसो वो स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है जो इसको रोक के रखता है, और जैसे ही ये स्प्रिंग ये ढीला होता है तो एकदम से साफ्ट बाहर की तरफ निकलेगा और जो प्रे है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये हमारी नीडोब्लास्ट है। सिलेंटेरेटा का ये भी मार्कर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सारे सिलेंट्रेट में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है और नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से सिलेंटेरेट को हम निडेरिया भी कहते हैं। इसके बाद में आता है हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो किस तरह के हैबिटेट में ये पाया जाता है, या हम कह सकते हैं किस तरह के वातावरण में, किस तरह के एनवायरनमेंट में सिलेंटेरेटा के मेंबर्स पाए जाते हैं, स्पीसीज पाई जाती है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि ये एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं। ये जलीय जीव है, ये कभी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं होते हैं। अब दो तरह के हैबिटेट में ये मिल सकता है। एक्वाटिक हैबिटेट दो तरह के, या तो ये मरीन हैबिटेट हो सकता है समुद्री, या फिर हो सकता है फ्रेश वाटर, ताज़ा वाटर, मीठा पानी जिसको कहते हैं, नदियों का, तालाबों का पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम पी सकते हैं। मरीन वाटर जो है वो समुद्री पानी है, खारा पानी होता है, उसको हम पी नहीं सकते। तो मरीन हैबिटेट में ये पाया जाता है। ज़्यादातर स्पीसीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क क्या किया हुआ है, मोस्टली। तो ज़्यादातर जो सिलेंटेरेटा की स्पीसीज है वो कैसी है, मरीन है। कुछ स्पीसीज जो होती है वो मीठे पानी में यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है। अब मरीन में कौन कौन सी स्पीसीज है, इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। मरीन सिलेंटेरेटा के एग्जाम्पल बताइए। तो ओबेलिया है, ओरेलिया है, एडमेसिया है, बहुत सारी स्पीसीज है। मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो मरीन है। लेकिन अपने को एनसीईआरटी से चलना है, तो एनसीईआरटी में आपको ये तीन बड़े क्लियर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ओबेलिया, ओरेलिया, एडमेसिया। ये सारे के सारे क्या है, मरीन है। फ्रेश वाटर के लिए आपको एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है हाइड्रा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हैबिटेट की बात हो गई। हैबिट की बात करें तो यहाँ पे हैबिट यानी कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस तरह की आदतें बताता है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो तरह की इसकी बॉडी स्टेज हो सकती है सिलेंटेरेटा की, या तो वो मेड्यूसा स्टेज हो सकती है या फिर पॉलिप स्टेज हो सकती है। मेड्यूसा स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, फ्री फ्लोटिंग होती है, फ्री स्विमिंग, एक जगह से दूसरी, जैसे मछली एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार तैरती रहती है, इधर उधर जाती रहती है। ये वाली जो मेड्यूसा स्टेज है या मेड्यूसा लाइफ फॉर्म है सिलेंटेरेटा की, वो फ्री स्विमिंग होती है। अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी
बताता है ये। तो इसमें जो टेंटेकल्स है वो नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ घूमे रहता है। जो मेन बॉडी है वो ऊपर की तरफ है, पानी के अंदर फ्लोट करता रहता है। एग्जाम्पल है जैसे ओबेलिया। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया हो गया। इसके बाद में साइफोजोन्स, ऑल साइफोजोन्स जितने भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिशेस। साइफोजोन ग्रुप जो है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश। तो ये जेलीफिश का ग्रुप है साइफोजोन। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे मेन ग्रुप है सिलेंटेरेटा के, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। तो जितने भी साइफोजोन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेड्यूसा फॉर्म बताते हैं बॉडी की। उनका बॉडी का फॉर्म कैसा होता है, मेड्यूसा होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है। एंथोजोआ जो होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं, ज़्यादातर के सारे एंथोजोआ जो है वो पॉलिप स्टेज बताते हैं, सेसाइल स्टेज होती है, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, तैरते नहीं है इधर से उधर। जबकि हाइड्रोजोआ के अंदर जो है कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो में मोस्टली तो सेसाइल ही रहते हैं। ठीक है ना, मोस्टली सेसाइल रहते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज जो है उनके अंदर मेड्यूसा फॉर्म भी पाई जाती है। दोनों तरह की फॉर्म पाई जाती है, पॉलिप फॉर्म भी पाई जाती है और मेड्यूसा फॉर्म भी पाई जाती है। जैसे एग्जांपल है ओबेलिया। ओबेलिया के अंदर पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म दोनों प्रेजेंट होती है। तो मेड्यूसा फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, वो फ्री फ्लोटिंग होती है। सेसाइल की बात करें तो सेसाइल में जितने भी कोरल का मतलब एंथोजोन, जितने भी एंथोजोन है, एंथोजोआ ग्रुप के मेंबर्स वो सारे के सारे सेसाइल होते हैं, पॉलिप स्टेज ही प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजोआ के अंदर जैसे एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर केवल पॉलिप स्टेज ही प्रेजेंट होती है। मोस्टली ये क्या करता है, एक ही सरफेस, अपनी सरफेस पे फिक्स रहता है। अब हाइड्रा को हम सेमी सेसाइल भी कह सकते हैं। सेमी सेसाइल मतलब या सेमी फ्री फ्लोटिंग भी कह सकते हैं, या मोस्टली तो ये एक जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन ये क्या करता है, वॉकिंग, जंपिंग, लूपिंग, इस टाइप की कुछ एक्टिविटी भी शो करता है, यानी कि ये मूवमेंट शो करता है। सो सम मूवमेंट, ठीक है ना। तो हाइड्रा पूरी तरीके से सेसाइल नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ईटिंग हैबिट की। तो ईटिंग हैबिट यानी कि ये खाता क्या है। तो क्या करेगा, प्रे यानी शिकार, जो दूसरे छोटे एनिमल्स है उन एनिमल्स को ये पकड़ता है और उनको खाता है। किसकी हेल्प से, नीडोब्लास्ट की हेल्प से एंड टेंटेकल्स की हेल्प से। टेंटेकल्स जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी सरफेस के ऊपर वो, और उन टेंटेकल्स के ऊपर क्या है, नीडोब्लास्ट है। तो नीडोब्लास्ट और टेंटेकल्स की हेल्प से शिकार को पकड़ता है और उस शिकार को खाता है। तो एक तरह के ये कैसे जीव हो गए, ये मांसाहारी जीव हो गए, कार्निवोर एनिमल्स है सिलेंटेरेटा। इसके बाद में हम इनकी बात करें सिलेंटेरेटा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री। इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिमेट्री क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अपने मैंने इसी चैनल के जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की है, वहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो सिमेट्री यहाँ पे रेडियल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है, जर्म लेयर्स यहाँ पे केवल 2 ही होती है, यानी कि इनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। सीलोम नहीं होती है, एसिलोमेट ये एनिमल्स है, ठीक है ना। सेगमेंटेशन यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है, एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली एब्सेंट है। डाइजेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और ज़्यादातर केस में गलत भी हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन तो प्रेजेंट है ही है, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन वहाँ पे अमीबा की तरह कुछ सेल्स है यहाँ अंदर उसकी बॉडी की सरफेस के अंदर, तो वो सेल्स क्या करती है, उस फूड को इनगल्प करती है, एंडोसाइटोसिस करती है, एंडोसाइटोसिस करके वो उसका डाइजेशन करती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट है यहाँ पर।
जबकि पोरिफेरा में क्या था, केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन था पोरिफेरा में। यहाँ पे सिलेंटेरेटा में दोनों तरह का डाइजेशन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेल्युलर। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यहाँ पे तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट टाइप का होता है। इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कॉमन ओपनिंग होती है माउथ एंड एनस के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। अगर सेपरेट ओपनिंग हो तो उनको, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट कहते हैं। तो सिलेंटेरेटा में इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि सिलेंट्रॉन के अंदर हो रहा है। साथ ही साथ इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। ओपनिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, और माउथ को स्टॉम भी कहते हैं। तो कॉमन ओपनिंग है माउथ एंड एनस के लिए, ठीक है, लेकिन उसको एनस नहीं लिखेंगे, मार्क क्या करेंगे आप, उसको माउथ ही मार्क करना है, तो माउथ ही बोलेंगे, लेकिन वो कॉमन ओपनिंग है माउथ एंड एनस दोनों के लिए। इसी का दूसरा नाम स्टॉम भी है। अब माउथ के जस्ट नीचे की तरफ मान लेते हैं कि ये स्टॉम या माउथ है, इसके जस्ट नीचे की तरफ एक कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, कॉनिकल प्रोजेक्शन। इस कॉनिकल प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं हाइपोस्टॉम। क्या बोलेंगे, हाइपोस्टॉम। ये भी एनसीईआरटी का सवाल बनता है। तो हाइपोस्टॉम क्या है, द कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट जस्ट बिलो द माउथ और स्टॉम। तो स्टॉम या माउथ के नीचे की तरफ एक कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिसको हाइपोस्टॉम कहा गया है। इसके बाद में यहाँ पे समझिएगा, अगर हम सिलेंटेरेटा की बॉडी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो ये हाइड्रा का डायग्राम हमें बहुत हेल्प कर सकता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये टेंटेकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 6 से लेके 10 टेंटेकल्स, हाइड्रा की बात कर रहे हैं हम, तो 6 से लेके 10 टेंटेकल्स यहाँ पे जनरली, मतलब सिलेंटेरेटा के कोई भी मेंबर हो, 6 से लेके 10 तक टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये टेंटेकल्स कैसे होते हैं, होलो होते हैं, ट्यूबुलर। होलो यानी कि ट्यूबुलर, तो रॉड लाइक नहीं है, सॉलिड नहीं है, ट्यूब लाइक है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, आर्म्ड विद स्पेशल सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट, ठीक है। नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इन टेंटेकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये नीडोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिकिंग सेल्स कह सकते हैं। माउथ प्रेजेंट है, माउथ के नीचे हाइपोस्टॉम है। अगर इसकी बॉडी को, इसको अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये वाला जो डायग्राम है ये क्या बता रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बता रहा है हाइड्रा का। तो इसकी देखिए कि बाहर की तरफ हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। बीच में क्या प्रेजेंट है, मीसोग्लिया प्रेजेंट है, मीसोडर्मिस यहाँ पे नहीं होती है। अंदर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के कांटेक्ट में है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, गैस्ट्रोडर्मिस बोला गया है। अंदर की तरफ जो कैविटी है वो सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको बोला गया है। नीचे का जो पोर्शन है जो किसी सरफेस के साथ में अटैच रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुट कहते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर ये हमें सिलेंटेरेटा की बॉडी स्ट्रक्चर को समझाने में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन की बात करें, यानी रेस्पिरेशन का मतलब है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है इसकी कॉमन बॉडी सरफेस से होगा। यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करे। तो बॉडी सरफेस से ही जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। तो किसी कोई मॉलिक्यूल्स है और उन मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन है, तो जिस तरफ उनकी लोअर कंसंट्रेशन होगी उस तरफ वो मूव करते हैं। तो इस चीज़ को हम डिफ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन गैसों का रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है और बॉडी सरफेस के थ्रू। रेस्पिरेशन सिस्टम यहाँ पर ऑब्वियसली एब्सेंट है,
ठीक है ना, कोई सिस्टम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं, ठीक है ना। सर्कुलेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वाटर यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है, वाटर परफॉर्म कर रहा है सर्कुलेशन को। ब्लड या हीमोलिम्फ जैसी कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और ये सर्कुलेशन कहाँ होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब ही सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ये सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ है नहीं, क्लोज या ओपन टाइप इसको नहीं कह सकते हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है और यहाँ पे सर्कुलेशन को वाटर से ही परफॉर्म कर दिया जाता है। सेक्सुअल कंडीशन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, कुछ स्पीसीज जो है वो बाइसेक्सुअल भी होती है। जैसे यूनिसेक्सुअल स्पीसीज की बात करें तो हम यहाँ पे हाइड्रा है, ओरेलिया है, जेलीफिश जिसको जो कॉमन जेलीफिश है ओरेलिया, ठीक है ना, तो ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल्स की बात करें तो कोरल्स जो है, एंथोजोन जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एनिमोन जो है वो भी बाइसेक्सुअल होते हैं, सी एनिमोन जिसको बोला गया है, एडमेशिया, ठीक है ना, तो ये बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो मेल एंड फीमेल दोनों ही टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि पानी के अंदर, ठीक है ना, बॉडी के बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है कुछ हाइड्रोजोआ की स्पीसीज, हाइड्रोजोआ की कुछ स्पीसीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर एंथोजोआ की कुछ स्पीसीज है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करती है। डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, लार्वा स्टेज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि एम्ब्रियो से क्या बना है, लार्वा बना है, फिर लार्वा जो होता है वो किसमें, एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो एम्ब्रियो एंड एडल्ट की लाइफ के बीच में क्या आता है, लार्वा आता है, तो इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। अगर लार्वा स्टेज नहीं आती है तो इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। लार्वा को हम यहाँ पे किस टाइप का लार्वा प्रेजेंट होता है, प्लेनुला। तो सिलेंटेरेटा के अंदर कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेंटेरेटा में बड़ा कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए बडिंग, ठीक है ना, बड ग्रो कर जाती है मेन बॉडी से, और वो बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करके और पूरा एडल्ट बन जाएगी और मेन बॉडी से डिटैच होके वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल है किसमें, हाइड्रा में, कोरल्स यानी एंथोजोन, ठीक है ना, यानी कि जो पॉलीफॉर्म है, पॉलीफॉर्म के अंदर बडिंग एक कॉमन प्रोसीजर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जेलीफिशेस, जेलीफिशेस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जो बॉडी होती है वो स्प्लिट हो जाती है दो हाफ में अंदर 2 into 2 इक्वल हाफ्स वो डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी बॉडी, और एक एनिमल से 2 एनिमल वहाँ पे बन जाएंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जेलीफिशेस में। जेलीफिशेस को इमॉर्टल भी कहा गया है। इमॉर्टल का मतलब जो कभी नहीं मरता, यानी कि जब जो मेन बॉडी है वो डिवाइड होके 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होके दो ऑर्गेनिज्म बन गया, तो पीछे डेड बॉडी तो बची ही नहीं, तो वो तो मरा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई रिप्रोडक्शन करता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये भाई ये तो अमर है, ये तो मरा ही नहीं और एक एनिमल से 2 एनिमल में कन्वर्ट हो गया, तो ये इमॉर्टल इसलिए इनको बोला गया है।
स्केलेटन की बात करें तो सिलेंटेरेटा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन सारी स्पीसीज में नहीं, केवल कोरल्स में। कोरल्स यानी कि जिनको हम एंथोजोअन कहते हैं, ठीक है ना। सिलेंटेरेटा के 3 ग्रुप मैंने बताया, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। जो एंथोजोन है वो पॉलिप होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, यानी सेसाइल होते हैं। तो ये जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन शो करते हैं, ठीक है ना। अब जब ये मर जाते हैं कोरल्स, तो इनका एक्सोस्केलेटन वहीं पे जमा हुआ रहता है, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो खूब सारे एक्सोस्केलेटन वहाँ पे जम जाते हैं, यूज डिपोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन हो जाता है। इस चीज़ से क्या बनती है, समुद्र के अंदर कच्ची दीवारों के जैसी स्ट्रक्चर बनती है, बड़ी बड़ी, कई मीटर्स, कई किलोमीटर्स लंबी, कई मीटर्स चौड़ी, ठीक है। तो उन दीवारों को हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। कोरल के एक्सोस्केलेटन से बनने वाली रीफ है जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं। एक एग्जाम्पल है द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्दर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रेजेंट है, द ग्रेट बैरियर रीफ। जो वो किसके डिपोजिशन से बना है, एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए एक्सोस्केलेटन के डिपोजिशन से। मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कोरल्स का होता है। बाकी दूसरे जो एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स है, उनके एक्सोस्केलेटन भी होते हैं, जैसे कि मोलस्का वगैरह, क्रस्टेशिया, इन सब के भी होते हैं। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है कोरल रीफ फॉर्मेशन में वो किसका होता है, कोरल्स का होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीमॉर्फिज्म, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एडल्ट फॉर्म्स इन द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज मतलब जैसे ह्यूमन क्या है, एक ही स्पीसीज है। अब ह्यूमन के अंदर 2 तरह की लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होती है, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। या तो वो ह्यूमन क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, या तो वो फीमेल हो सकता है। तो अब या तो वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 तरह की लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, हमारे अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। हमको इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म जिसके अंदर सेक्स के बेसिस पे पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या कहता है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे अगर हम किसी एनिमल को पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है, ये सिलेंटेरेटा के केस में जो हाइड्रोजोआ के कुछ स्पीसीज है वो ये शो करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो डाइमॉर्फिज्म है ये सेक्सुअल बेस पे नहीं है, मेल फीमेल के बेस पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये जनरली हम इसको कह सकते हैं लेबर डिवीजन का एक काम है, ठीक है ना। लेबर डिवीजन की वजह से, यानी कि काम को बांटने के हिसाब से ये मॉर्फिज्म यहाँ पे डेवलप हुआ है। द प्रेजेंस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एडल्ट फॉर्म्स इन द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अंदर 2 या हम कह सकते हैं 1 से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एडल्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये हाइड्रोजोआ जो हमारा ग्रुप है सिलेंटेरेटा का, उसकी कुछ स्पीसीज में, सारी स्पीसीज में नहीं, कुछ स्पीसीज में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा और आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, ओबेलिया। तो हाइड्रोजोआ की वो कौन सी स्पीसीज है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल के दौरान 2 डिफरेंट लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, दोनों एडल्ट लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। पॉलीफॉर्म भी प्रोड्यूस होता है
और मेड्यूसा फॉर्म भी प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, और ये ओबेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है। पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है। तो ओबेलिया में मेड्यूसा फॉर्म भी प्रेजेंट है, एडल्ट फॉर्म, और पॉलिप एडल्ट फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। इस फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोले हैं। ठीक है। इसके बाद में टर्म आती है मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा समझिएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन between morphologically different adult life forms of same species। एक ही स्पीसीज की दो डिफरेंट एडल्ट लाइफ फॉर्म है, एक पॉलिप फॉर्म में, दूसरी मेड्यूसा फॉर्म में। तो पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म बनती है और मेड्यूसा फॉर्म से पॉलिप फॉर्म बनती है। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हो रहा है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन morphologically different adult life forms, that is medusa and polyp, is called metagenesis। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एक तो है मेटाजेनेसिस, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है दो डिफरेंट लाइफ फॉर्म का प्रेजेंट होना एक ही स्पीसीज के अंदर, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया। और मेटाजेनेसिस क्या बोल दिया, उन एडल्ट फॉर्म का आपस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करना, यानी कि पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा और मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है उस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहा गया। ठीक है। अब देखिए पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म कैसे बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में सवाल भी पूछा गया, कैसे बनेगी जरा समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा पॉलिप फेज और मेड्यूसा फेज बनाएगा, जबकि मेड्यूसा फेज से पॉलिप फेज कैसे बनेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और वो पॉलिप फेज बनाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा मेड्यूसा फेज तो बनेगा पॉलिप फेज। पॉलिप फेज जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, मेड्यूसा फेज। देखिए सारी स्पीसीज पे लागू नहीं होता, उन्हीं स्पीसीज पे लागू होता है जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाइड्रा, तो हाइड्रा में नहीं होगा, ओबेलिया में होगा। ठीक है ना। तो ओबेलिया के अंदर ये पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है और पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है तो वो मेटाजेनेसिस भी शो करेगा। एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पे सिलेंटेरेटा के, तो एग्जाम्पल में देखिए ओरेलिया। ठीक है ना। ओरेलिया का कॉमन नेम है जेलीफिश। ठीक है ना, साइफोजोआ का मेंबर है। तो ओरेलिया के अंदर देखिए ये अम्ब्रेला स्टेज को शो कर रहा है, अम्ब्रेला स्टेज छाते के जैसा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वेलम बोला गया, तो एक झालर के जैसा, जैसे हमने पर्दों के ऊपर कुछ ऐसे झालर सी होती है उसको वेलम, तो यहाँ पे ये वेलम बोला गया। टेंटेकल्स नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ मेन बॉडी, और मेन बॉडी की जो सरफेस है वहाँ पे गोनेड्स दिखाई देते हैं, यानी तो गोनेड्स की पोजीशन कैसी होगी, एपिडर्मल होगी। तो एपिडर्मल पोजीशन होती है गोनेड्स। गोनेड्स यानी कि वो ऑर्गन जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो गोनेड्स यहाँ पे जो है ओरेलिया के अंदर कैसे हैं, एपिडर्मल है। दूसरा एग्जाम्पल है एडमेशिया। एडमेशिया या सी एनिमोन भी कहा गया है, कुछ इस तरह का ये डायग्राम यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेसाइल स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टेंटेकल्स खूब ज़्यादा है, तो हमने बोला था 6 to 10, तो वो किसके लिए था, वो हाइड्रा के लिए एकदम एग्जैक्ट है, सारे सिलेंट्रेट के लिए एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सी एनिमोन के अंदर नंबर ऑफ टेंटेकल्स ज़्यादा है। ठीक है। ये है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। आपको फ्रेश वाटर के लिए अगर पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटर का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको हाइड्रा ही बताना है। ठीक है। इसके बाद में आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया ये देखिए ये एक मेड्यूला फॉर्म है। इसके अंदर देखिए टेंटेकल्स नीचे की तरफ है और ये पानी की सरफेस पे तैर रहा है। जब ये पानी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है जैसे कोई सैनिक जो है, उस सैनिक का जो हेलमेट है वो बाहर, जैसे बाहर से दिखाई दे रहा है उस टाइप से यहाँ पे हेलमेट की तरह इसका बॉडी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका क्या बोला गया है, पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर। ठीक है ना, पुर्तगाल के सैनिक इसको बोला गया है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये इसका एक कॉमन नेम है। पेनेटुला। पेनेटुला ये
भी देखिए ये सेसाइल फॉर्म है, एक जगह पे फिक्स है, और ये इसको सी पेन भी कहा गया है, समुद्री पेन। इसके बाद में है मैंड्रीना। मैंड्रीना यानी कि सी ब्रेन, समुद्र का दिमाग, समुद्री मस्तिष्क, ठीक है ना, मैंड्रीना सी ब्रेन। गॉर्गोनिया सी फैन, समुद्री पंखा, गार्गोनिया, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में, ये कुछ एग्जाम्पल है, देखिए वापस से देख लीजिए, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरेलिया, एडमेशिया, हाइड्रा, फाइसेलिया, पेनेटुला, मैंड्रीना, गॉर्गोनिया। अब ये जो तीन है देखिए, पेनेटुला, मैंड्रीना, गॉर्गोनिया, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंथोजोन की कैटेगरी में आएंगे, एंथोजोन है, ठीक है। ये हाइड्रोजोन की हाइड्रोजोआ जो है वो हाइड्रोजोन क्लास का मेंबर है। फाइसेलिया, ओरेलिया, ये क्या हो जाएंगे, साइफोजोन हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, 3 क्लासेस इसकी मेन है, तो वो है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल आपको बताने हैं हाइड्रा एंड ओबेलिया। साइफोजोआ के आपको एग्जाम्पल बताने हैं जो हमारे जेली फिशेस होते हैं, जैसे ओरेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ द वार, ठीक है ना, ओरेलिया हो गया, ये फाइसेलिया जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ द वार बोला गया है वो। एंथोजोआ यानी कि जो अपनी सरफेस पे फिक्स रहते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंथोजोन। एंथो एक का मतलब होता है फ्लावर, फूल, ठीक है ना। तो जो फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं कुछ उस तरीके से ये समुद्र के अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए इनका ये नाम आया एंथोजोआ। एग्जाम्पल है जैसे पेनेटुला, गॉर्गोनिया, ये सारे के सारे कोरल्स के एग्जाम्पल है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नीट प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, थैंक यू।